नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, शायद इस उम्मीद में कि 9 महीने हो गए हैं तिहाड़ में रहते हुए, और लोअर कोर्ट में भी एप्लीकेशंस लगा ली, याचिका लगा ली, हाई कोर्ट में भी लगा ली, जमानत मिली नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है और बाद में इनकी जो याचिका खारिज हुई है, उसमें तो इनको लेने के देने पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है, जो टिप्पणी आई है, 338 करोड़ का हस्तांतरण हुआ है। जाहिर है ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन कर दिया है और सर जी 2 नवंबर को यानी कल ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। अब जो उनके संगी साथी हैं, आतिशी मारलेना से लेकर के सौरभ भारद्वाज तक, सबने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाएंगे। इसी तरह की घोषणा इन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में भी की थी। संजय सिंह के बारे में ये लोग थोड़ा सा आश्वस्त थे कि इनसे तो पूछताछ ही होगी, अभी क्या गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो गिरफ्तारी हो गई। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अगर जेल जाने की कतार में अब आ गए हैं, तो फिर दिल्ली में अगला चीफ मिनिस्टर कौन? मैडम सीएम क्या फुल फ्लैश सीएम बनने जा रही हैं? और उनके नाम के सामने भी एक तो मामले हैं, जैसे शीश महल के निर्माण के दौरान उनका अतिशय हस्तक्षेप, उनकी सलाहें, उस मामले में वो भी भले ही कागजों पर अभी तक एक्यूज ना हो, लेकिन संभावना और आशंका बनी हुई है। कई और सवाल हैं, उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपके चिर परिचित चेहरे, कानूनी मामलों के भी महीन जानकार और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी विषयों पर बहुत गहरी समझ और पकड़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विजय सरदाना साहब। तो विजय जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार। ये पहले से ही इन्होंने घोषणा करना शुरू कर दिया है कि 2 नवंबर को पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन लोगों को आने लगती है कि अब इसकी गिरफ्तारी होगी, अब इसकी गिरफ्तारी तय है, अब इसकी भी जेल यात्रा शुरू होने वाली है। और कहते हैं कि जी हम कट्टर ईमानदार हैं। कहते हैं जी ये तो कल्पना पर आधारित घोटाला है और मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कर रही है। आतिशी ने और सौरभ ने कल कहा कि आम आदमी पार्टी को मोदी जी खत्म कर देना चाहते हैं। क्या कहेंगे विजय जी, 2 नवंबर को क्या होगा और उसके बाद क्या होगा? ओंकार जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक कहावत है, पूत के पांव पालने में समझ में आ जाते हैं। तो इनको तो पता है कि इन्होंने क्या घोटाला किया है, और इनको ये बात भी समझ में आ रही है कि इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं। अब जब घोटाला हुआ है, चोरियां पकड़ी गई हैं, लोअर कोर्ट से किसी को भी बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट में भी बेल नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट में भी बेल नहीं मिली, तो इतने पढ़े लिखे तो ये हैं कि ये मतलब निकाल सकते हैं कि आरोप गंभीर हैं और जो प्रमाण है, साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, वो इनके खिलाफ है। क्योंकि बड़े से बड़ा वकील, महंगे से महंगा वकील भी इनकी जान नहीं बचा पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि समस्या गंभीर है। ये बात इनको समझ में आती है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना सर। अनपढ़ आदमी होता तो हम भी मान लेते कि यार ये जबरदस्ती क्यों घबरा रहा है।
लेकिन ये घबरा नहीं रहे हैं, इनको पता है कि ये होना है। अब कोशिश इस बात की है कि इस जो दिल्ली की कुर्सी और आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, इसके शीर्ष पे कौन बैठेगा। अब झगड़ा इस बात का है, तो अंदर ही अंदर एक हिसाब से तो कई लोग खुश भी हो रहे होंगे कि चलो अब हमारी प्रमोशन का टाइम आ रहा है। पहले हम कार्यकर्ता थे, फिर हम मंत्री बने, अब शायद लॉटरी लग गई तो चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे। तो ये एक स्थिति है, और दिल से तो ये दुआ करते ही हैं कि अरेस्ट हो, क्योंकि अगर ये आगे से रास्ता साफ होगा तो हमारी तरक्की होगी। तो ये स्थिति है सर। और जहां तक बात है कि इनको पहले पता लग जाता है, बिल्कुल पता लग जाता है, क्योंकि कांड ही ऐसे किए हैं। और बार बार ये कहना कि मोदी साहब ये कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी जमानत रद्द कर दी, नहीं सुनवाई हुई, बड़े से बड़ा वकील कन्विंस नहीं कर पा रहा है, इसमें मोदी कहां से आ गए। मोदी ने बोला था कि आप नई लीकर पॉलिसी लाओ, मोदी ने बोला था कि 5 से 12% कमीशन करो, मोदी ने बोला था कि ये सारा खेल खेलो, मोदी ने तो जो तुम्हें ब्यूरोक्रेट्स दिए थे उन्होंने तो तुमको सही एडवाइस दी थी। अगर आप उस कमेटी को देखें, जिनकी ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी की एडवाइस अगर ये मानी होती तो आज ये झगड़े में नहीं फंसते, आज जेल जाना नहीं पड़ता। लेकिन ये तो जरूरत से ज्यादा ईमानदार लोग हैं, इनको तो आम आदमी की भाषा और लॉजिक तो समझ में आता नहीं, अधिकारियों की भाषा इनको समझ में नहीं आई, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की इन्होंने ओपिनियन ली, वो इनको समझ में नहीं आई, पुराने सॉलिसिटर जनरल की इन्होंने ओपिनियन ली, इनको वो बात समझ में नहीं आई। तो इनको तो किसी की बात समझ में आती ही नहीं, क्योंकि लालच के आगे आंखों पे इतना पर्दा पड़ गया था कि इनको सही और गलत में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा था। और वही चीज आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई तुम कुछ भी बोलो, घपला तो किया है, और बाकी किस किस के खाते में कितना कितना गया है ये काम अब जांच का है, वो जांच एजेंसी करेगी। लेकिन जो खेल तुमने खेला है वो हमें दिख रहा है, और अब यहां से आगे हम तुम्हारी बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए थोड़े दिन आप सरकारी मेहमान बन के तिहाड़ जेल में आराम फरमाए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी। विजय जी, 2 चीज़ें समझाइए दर्शकों को। एक तो ये 338 करोड़ की फिगर कैसे सामने आई है? अभी तक जो हम लोगों को सूचनाएँ मिल रही थी, वो थी कि दक्षिण की किसी कंपनी से, पार्टी से 100 करोड़ रुपया पकड़े गए और वो पंजाब में और गोवा में खर्च किए गए। लेकिन 338 करोड़ रुपए का हस्तांतरण अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने एजेंसी ने रखा है, तो ये बड़ी बात है। नंबर 2, ये आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम भी आ रहा है कि ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। इसका मतलब ये है कि देर सवेर ये 2 मंत्री भी अंदर जाने वाले हैं या इनसे भी पूछताछ होने वाली है? सर, मैंने अपने वीडियो में एक बहुत विस्तार से जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसमें जो 11 आरोप लगाए हैं, मतलब जो 11 आरोप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने लगाए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो 11 की विवेचना काफी डिटेल में मैंने मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे की है। उसमें जो महत्वपूर्ण बात आपने 338 करोड़ की उठाई, मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण आपके दर्शकों के लिए बता देता हूं। सर, ये कहा जा रहा है कि जो कैलकुलेशन है टोटल सेल कितना हुआ, उसमें जो 12% से अगर आप उसमें कमीशन जोड़ें, अगर कैलकुलेट करें, और 5% जो पहले थी, पहले जो कमीशन होलसेलर को था वो 5% था, इन्होंने बढ़ा के 12 किया, तो जो डिफरेंस था वो 7% का था। ये जो 7% का डिफरेंस है ये बनता है 338 करोड़। ये है कैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा पॉलिसी में घपला किया गया, 7% जो इन्होंने कमीशन बढ़ाया, वो एक हिसाब से प्रोसीड ऑफ क्राइम है, क्योंकि ये घपले का कानून था। मतलब 5 से बढ़ा के आपने 12 इसलिए किया कि जो बीच में जो 7% एक्स्ट्रा कमाई होगी उसको हम लोग बांटेंगे। तो ये स्थिति सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कहा
कि ये जो 7% जो एडिशनल इन्होंने कमीशन दिया होलसेलर्स को, वो बनता है 338 करोड़। अब इसी का बंदरबाट होना था एक हिसाब से, क्योंकि 5% तो इनको सरकार को दिखाना ही था, नहीं तो सारा भी खा सकते थे कि भाई इनको ये भी तो दिखाना था कि हमने, सरकार ने कोई नुकसान नहीं उठाया है। तो 5% मान लीजिए इन्होंने जो भी पुराना इनका हिसाब किताब था वो जमा कराना था, जैसा भी था। तो जो एडिशनल 7% है, बिकॉज ऑफ पॉलिसी जो गेन हुआ है, जो फायदा, एडिशनल फायदा हुआ है, वो है 338 करोड़। तो ये है सर कैलकुलेशन। इसका मतलब 1% का मतलब हुआ करीब 48 करोड़, या रफली हम कहें। और ये जो 338 करोड़ है, ये मात्र 10 महीने की कमाई है। तो आप अगर ऑन एन एवरेज 50 करोड़ रुपए भी मान लीजिए अगर लगा रहे हैं, 8 महीने के करीब कमाई है। और अगर इन्होंने 12 महीने ये खेल खेला होता तो करीब ये 600 करोड़ बनते एडिशनल। और अगर ये एडिशनल 600 करोड़ बनते तो आप समझ लीजिए कि 300 करोड़ का बंटवारा था। 300 करोड़ व्यापारी वर्ग रखता, जो इनका साउथ का ग्रुप है वो रखता, और 300 करोड़ रुपए सालाना केजरीवाल साहब को पॉकेट मनी मिलती। यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं कि 300 करोड़ का मतलब, और बाकी भी तो काम करे होंगे, तो रोज का 1 करोड़ रुपए का पॉकेट मनी केजरीवाल साहब को इस लीकर पॉलिसी से मिलता ऑन एन एवरेज। ये था पूरा खेल। क्योंकि इसमें जिस तरह से खेल खेला गया था, इसमें जो लाइसेंस फी थी वो मात्र 5 करोड़ रुपए थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी सेल कितनी है। इसका मतलब ये था कि जो कार्टेल बना था इस व्यापारी वर्ग का, मान लीजिए कि आज कोई शराब 100 रुपए बोतल है, कल को वो उसको अगर 150 भी कर देते तो उस पर 12% कमीशन बनता। तो इसका मतलब ये है कि हर साल अगर वो इन्फ्लेशन, सो कॉल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती दारू की, तो कमीशन भी बढ़ता। और जब कमीशन भी बढ़ता तो केजरीवाल साहब की पॉकेट मनी भी बढ़ती। ये बड़ा डिजाइन किया हुआ खेल है। तो इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में अपने वीडियो में इस बात की चर्चा करी है। और अगर अपने साथी लोग डिटेल में देखना चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जी जी, ये बताइए कि इस पूछताछ के बाद अगर अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होते हैं तो आपकी दृष्टि में दिल्ली का क्या होगा? यानी दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? उनकी पत्नी या किसी और को दी जाएगी कमान? क्योंकि इनके 2 और कैबिनेट मंत्री जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह लगाए गए हैं, उनके भी तो नाम आ गए हैं। आतिशी का नाम भी आ गया है, सौरभ का नाम भी आ गया है। देखिए सर, इस हमाम में सब नंगे हैं। ये देखिए, जब खेल होता है ना राजनीति का, क्योंकि ये सब के सब चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी धर्मात्मा नहीं है, हर आदमी एम्बिशियस है। ये लोग आम आदमी पार्टी में इसीलिए आए थे कि हवा चल रही थी, जैसे कहते हैं ना, बहते जल में हर आदमी हाथ धोने की कोशिश करता है। उस समय माहौल था, हर आदमी कूद गया, और जो केजरीवाल के करीब हुआ उसको फायदा हो गया, जो थोड़ा दूर रहा वो अलग हुआ। अब 2 स्थितियां बनती हैं सर, इस पे भी मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया था। मेरा असेसमेंट ये है सर कि 2 स्थितियां हैं। या तो केजरीवाल अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट करेंगे, और शायद इन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली होगी। आज कोई इनकी इमरजेंसी मीटिंग थी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं दूसरे काम में व्यस्त था। उस मीटिंग में शायद ये तय हुआ होगा, जिसको बोलते हैं ना हम मैनेजमेंट की भाषा में कंटिजेंसी प्लान, कि अगर मैं अंदर चला जाता हूं तो फिर कौन देखेगा। तो एक ऑप्शन इनके पास है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि केजरीवाल बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस आदमी है, पहली बात। दूसरा, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर भी है। और 3 चीजें जो इस आदमी के लिए घातक हो रही हैं, एक इसकी इनसिक्योरिटी, दूसरा इसका हाई एम्बिशन, और तीसरा इसका इनकॉम्पिटेंसी। इस आदमी में कॉम्पिटेंसी नहीं है, लेकिन एम्बिशन बहुत ज्यादा है, इनसिक्योर बहुत ज्यादा है। जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं किसी की पर्सनैलिटी में, तो आदमी बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। तो ये किसी को भी शायद ना तो दिल्ली की सत्ता देना चाहेंगे, ना पार्टी का कमान किसी और के हवाले करना चाहेंगे।
तो इन्होंने रणनीति ये बनाई होगी कि या तो परिवार में जो शायद इनकी श्रीमती जी हैं उनको एक प्रस्ताव ये पारित हो कि भाई आपने इतना मेहनत करा, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में जिसे कहते हैं ना कि एक स्टेज मैनेजमेंट एक खेल होता है। कहेंगे भैया देखिए अब क्राइसिस हो गया, अब कौन करे, तो इन्हीं में से कोई एक आदमी प्रपोज करेगा भाई ऐसा है कि मैडम केजरीवाल को ही हम पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। ये नाटक चलता है, लालू जी ने भी किया, कांग्रेस में भी ऐसा हुआ, सोनिया जी को भी लेके आए, ऐसा हर जगह होता है। हर प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनी में होता है ना, मालिक का बेटा मालिक बनेगा, इसी तरह से जितनी भी फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, केजरीवाल का कोई जनाधार नहीं है, ये लॉलीपॉप पार्टी है, बांटो और बटोरो वाला हिसाब है कि आप फ्री रेवड़ियां बांटो और बदले में वोट लो, ये खेल इनका है। क्योंकि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज नहीं है। हम ईमानदार हैं कह के ये सत्ता में आए और जनता अब देख रही है कि ये कितने ईमानदार थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सर इनके सामने अब आएगी कि अब किसको बनाए, तो मुझे लगता है कि पहला चॉइस तो इनका होगा घर में अपनी मैडम को आगे प्रेजेंट करने का, और इन्हीं में से अतिशी या कोई इनमें से जो सो कॉल्ड क्लोज कॉन्फिडेंट लोग हैं वही कोई प्रपोज करेगा, और बाकी जो इनकी मित्र मंडली है उसमें से 3 आदमी खड़े कर देंगे, आई सेकेंड इट, और ज्यादा बहस के बगैर ये काम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि किसी ऐसे आदमी को सत्ता दे दी जाएगी जो कठपुतली बनने को तैयार हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि उसकी कोई स्पाइन नहीं है। अब ऐसे आदमी कोई ना कोई होंगे, एक अनजान सा आदमी भी हो सकता है पार्टी में जो कॉन्फिडेंट और इस उम्मीद में रहेंगे कि भाई साहब जब हम जेल से बाहर आ जाएंगे तब हम वापस कुर्सी पे आ जाएंगे। तो एक स्थिति ये है। मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा होता है तो जो आम आदमी में आज भी कुछ सेंसिबल लोग हैं, जिसमें अगर मैं ये कहूं कि आम आदमी पंजाब शायद अपने आप को धीरे से अलग कर ले आम आदमी दिल्ली से, तो ये वहां से अपने आप को स्प्लिट करके आम आदमी पंजाब करके एक सेपरेट ग्रुप बन सकता है कि हम इन जोकरों के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना रीजनल पार्टी आम आदमी पंजाब के नाम से हम रजिस्टर कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी खासकर भगवंत मान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो कई मुद्दों पे तालमेल बढ़ रहा है, और उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिल सकता है कि आप राज्य संभालिए, क्योंकि इस समय बीजेपी को कोई खतरा नहीं है पंजाब में, क्योंकि बीजेपी का भी बेस नहीं है। तो वो आम आदमी पार्टी को डिस्टेबलाइज करने में बीजेपी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट रूप में या तो कांग्रेस आ जाएगी या अकाली दल आएगी, और दोनों के साथ बीजेपी का गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदायक है, ना हो सकता है। अकाली के साथ बना सकते हैं, लेकिन अकाली का जो ट्रैक रिकॉर्ड और जो इमेज खराब हुई है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वापस वो गलती दोहराना चाहेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही अकाली दल से अलग होना चाहते थे। तो जब अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो दिस वाज लाइक ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो एक वरदान की तरह बीजेपी के सामने आया। तो बीजेपी का प्रयास ये होगा कि अगले 3-4 साल तक भगवंत मान को आप सत्ता में रहने दें और अपनी अब पार्टी का संगठन मजबूत करना शुरू करें, क्योंकि भगवंत मान अब बीजेपी को नहीं काटेगा। तो ये एक रणनीति ये दिख रही है कि पंजाब सेपरेट होगा। बाकी जगह इनके एमएलए वो अपना अपना ग्रुप बना के सेपरेट रजिस्टर हो जाएंगे वहां पे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम पार्टी बदलने का जो खतरा है वो नहीं होगा, क्योंकि वहां थोड़े थोड़े 4-4, 5-5, 6-6, 10-12 एमएलए होंगे, वो अपना अपना ग्रुप बना के सेपरेट रजिस्टर कर लेंगे। समस्या आएगी दिल्ली को लेके, और दिल्ली में प्रायोरिटी होगी मैडम। अगर मैडम तैयार नहीं होती हैं तो कोई ऐसा इंसान जो एम्बिशन रहित हो, जो केजरीवाल के एहसानों तले हो कि भाई ठीक है आप कह रहे हो तो मैं करूंगा, जब केजरीवाल साहब कहेंगे, मतलब खड़ाऊ रख के राज करने वाली बात। तो ऐसा उनको व्यक्ति चाहिए जो खड़ाऊ रख के राज करे। तीसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को या किसी एम्बिशियस पॉलिटिशियन को यह सत्ता देंगे, क्योंकि फिर वो केजरीवाल को घुसने नहीं देगा। तो हो सकता है किसी महिला को
ये जिम्मेवारी दें, अगर परिवार की महिला नहीं तो कोई और महिला, जो केजरीवाल के खड़ाओं का ध्यान रख सके। तो ये बात अब मेरे को समझ में आ रही है, बाकी तो अब अंदर की बात है, वो जब होगा तब हमारे सामने आएगी। 30 अप्रैल को यानी सोमवार को 2 बातें हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, और एजेंसियों को ये कहना कि 8 महीने में ये औपचारिकता ट्रायल वगैरह जो है पूरा करिए। ये एक पार्ट। सेकंड पार्ट, ईडी का सम्मन का नोटिस मीडिया में सामने आया कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया है अगली पूछताछ के लिए। इन दोनों घटनाओं के आलोक में विजय जी, क्या हम ये मान करके चलें कि अब आम आदमी पार्टी का वजूद ही खतरे में आ गया है? क्योंकि ऑलरेडी इनके 3 साथी अंदर जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी तलवार लटक गई है। ये भी जानते हैं, हम भी और आप भी जानते हैं, जितना अब तक ईडी के काम करने का तौर तरीका हम लोगों ने देखा है अलग-अलग राज्यों में भी। ऐसे में एक तो आम आदमी पार्टी का वजूद, नंबर 2 इनका राजनीतिक करियर, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, और जिन 2 और के नाम आ रहे हों वो हों, क्योंकि अगर इनको 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो गई, गंभीर आरोप हैं। और ये तो अभी एक केस है। शीश महल से लेकर के बस खरीद, कॉलेजेस में, स्कूलों में जो रूम का निर्माण हुआ है वो है, एडवर्टाइजमेंट का मामला है, सतर्कता विभाग में जो इन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश की थी रात्रि में जाकर के, वो भी केस है, कई और केस हैं। अनवरत ये अब मुकदमेबाजी का सामना करेंगे, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, ये अंदर रहेंगे। तो क्या मान लें आम आदमी पार्टी का और इनका राजनीतिक कैरियर और वजूद अब खतरे में है? बिल्कुल सर, काफी हद तक वही लग रहा है। देखिए, 2-3 बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ी और डिटेल में जाएं, करीब 294 विटनेस हैं जो सीबीआई के पास हैं, और करीब 31,000 पेजों की, अगर मैं ये कहूं 31,000 पन्नों की चार्जशीट है सीबीआई की। इसी तरह से ईडी के पास करीब 162 विटनेस हैं और करीब 25,000 पेज का, जिसको वो बोलते हैं प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, वो उनके पास है। इसी मुद्दे को लेके जब मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सर ये इतने सारे विटनेस, इतने सारे कागज, ये तो कई साल चलेगा केस, तो तब तक क्या मनीष सिसोदिया जेल में रहेगा? उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए? तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि देखिए, आप अगले 6 से 8 महीने में इस केस को खत्म करिए, स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो हम 3 महीने बाद इस सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और अगर हमें लगेगा कि संतोषजनक प्रगति नहीं है, तो हम मनीष सिसोदिया की बेल पे दोबारा सुनवाई कर सकते हैं और बेल दी जा सकती है। क्योंकि अगर आप 10 साल तक मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन ही करते रहेंगे, चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे, तो क्या हम एक व्यक्ति को बगैर आरोपी उसको जेल में थोड़ी रखा जा सकता है? बात भी सही है, सुप्रीम कोर्ट वाज राइट। इसीलिए अब दबाव पड़ा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अगले 6 से 8 महीने में अपना फैसला, मतलब पूरी रिपोर्ट सबमिट करने का, भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है 6 से 8 महीने का मतलब है अप्रैल और जून के बीच में, यानी कि जब नेशनल इलेक्शन चल रहे होंगे उस समय ये स्टोरी भी चल रही होगी कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल और इनके केसेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पुलिस और या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो क्या कर रही। अब सवाल ये है कि अगर इनको पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो 6 महीने में कोई मुश्किल नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को प्रूव करना, क्योंकि सब कुछ तो डिजिटल फुटप्रिंट है। इनको तो क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, अगर उसमें तथ्य सामने आ जाते हैं, ये अपनी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, जहां पे भी इस समय ट्रायल्स चल रही हैं, अलग अलग जगह पे जो जो मुद्दे उठाए गए हैं, खासकर ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले ये जाके सीबीआई वाले अपनी रिपोर्ट फाइल कर देंगे, और वहां पे अगर सजा हो जाती है तो फिर वही दोबारा अपील का मौका है, फिर ये हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सर अगले 6 महीने तो इनको रोज दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोज कहीं ना किसी जगह कोई इनसे चार्जशीट होगी, कहीं कोई एफिडेविट मांगा जाएगा, कहीं कुछ और होगा, वकीलों की ब्रीफिंग चलेगी, क्योंकि 294 लोग अगर हैं, अगर सर मैं दिन में 2 आदमी, मतलब 300 भी करूं, दिन में अगर मैं 2 आदमी भी विटनेस एग्जामिनेशन करता हूं, उनकी रिपोर्ट मेरे पास आती है, तो आप समझिए काम कितना है मेरे पास। टोटल 300 प्लस 162, 462। अभी तो ये है जो इनिशिएशन है। अब केजरीवाल साहब जब हाजिर होंगे तो उनकी भी एक चेन ऑफ कमांड होगी कि किस किस के कौन कौन क्या क्या बात करते थे। उनके ड्राइवर को बुलाया जाएगा, उनके माली को बुलाया जाएगा, चौकीदार को बुलाया जाएगा कि भाई साहब कहाँ गए थे। फिर हो सकता है कि ये जब इलेक्शन कैंपेन में गए थे तो साथ में कौन था, हो सकता है भगवंत मान को भी बुलाया जाए कि भाई आप लोग ये गोवा में साथ साथ घूम रहे थे, क्या ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चाय पी थी। तो ये सब चीजें सामने आएंगी। तो अभी ये मुझे लग रहा है कि ये करीब 500 विटनेसेस एक हिसाब से एग्जामिन होंगे, छोटे बड़े 500 विटनेस अगर एग्जामिन होते हैं, और दिन में अगर मैं 5 विटनेस की भी स्टेटमेंट लेता हूं, तो सर 100 दिन तो यही हो गए। 100 दिन का मतलब है 3 महीने तो यही हो गए। फिर उनका क्रॉस वेरिफिकेशन कि भाई ये वो बोल रहा था, आप वो बोल रहे थे, इनका क्रॉस वेरिफिकेशन। तो अगले 6 से 8 महीने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए बहुत सिरदर्दी वाले हैं, क्योंकि वो इस केस को लाइटली इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि सारे मंत्री जेल में होंगे। पूरी टेक्निकली ये पूरी कैबिनेट जेल से ऑपरेट करेगी। ये पहली बार होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। और यह भी हो सकता है कि भारत सरकार दिल्ली में गवर्नर रूल भी लगा दे। जब यहां पे स्थितियां ठीक नहीं होंगी तो एलजी को कहा जाएगा कि आप चार्ज लें, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी बजट आना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने हैं, कोई सिग्नेटरी नहीं होगा, आपस में कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेवारी होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता। सिर्फ चीफ मिनिस्टर बदलने से तो काम नहीं चलेगा, फिर चीफ मिनिस्टर के नीचे आपको 6 मंत्री भी चाहिए, फिर उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, उसमें कैसे होगा, कौन कॉम्पिटेंट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि फिर सौरभ भारद्वाज अपने 5 मोहल्ले के दोस्तों को लाके कहेगा कल से तुम मंत्री बन जाओ। तो स्थितियों को देखते हुए, और क्योंकि जितने ये 500 लोग होंगे, इनमें कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि हर इंपॉर्टेंट आम आदमी का जो व्यक्ति है उस पर कहीं ना कोई केस होगा। आइदर एज ए विटनेस वो कोर्ट के चक्कर काट रहे होंगे, या एज ए एक्यूज कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। इस स्थिति में दिल्ली सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन थ्रू एलजी लगा सकती है, और उस समय किसी को ऐतराज ही नहीं होगा, क्योंकि इनके पास कोई आदमी नहीं बचा जो सरकार चलाए। तो ये स्थिति सामने आएगी, और अगर ये मैनेज कर पाए तो पता नहीं कौन क्या किस कॉम्पिटेंसी से करेगा, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि मिसेस केजरीवाल भी अगर सीएम बनती हैं तो 6 महीने में उनको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर वो चुनाव के लिए कोई संगठन ही नहीं रहा तो इसका मतलब किसी ना किसी को रिजाइन करना पड़ेगा एमएलए सीट से। फिर कौन रिजाइन करेगा? तो ये बहुत बड़ी खिचड़ी बनने वाली है विद इन आम आदमी पार्टी। तो एक सोच तो ये है कि आम आदमी पार्टी आपस में अपने ही इनकॉम्पिटेंसी बिकॉज ऑफ बैड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट खुद ही कोलैप्स हो जाए, और जो बाकी स्टेट्स में आम आदमी पार्टी है वो अलग अलग रीजनल ग्रुप बन जाए। एक संभावना तो ये दिखती है। दूसरा जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो पुराने लोग हैं जैसे कुमार विश्वास है, वो अभी पार्टी से निकाले नहीं गए, अभी पार्टी में ही हैं। कुमार विश्वास जैसे लोगों को, जो थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल इस समय साइडलाइन हो गए हैं,
तो कुमार विश्वास जैसे लोगों को थोड़ा इनिशिएटिव लेके लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, सेंसिबल लोग हैं, सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको बुला के तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी और उसमें प्रपोज करना पड़ेगा कि आम आदमी की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन होगा। तब शायद ये पार्टी और दिल्ली सरकार बच जाए, क्योंकि वहां पे फिर थोड़ा सा एक कंफर्ट फैक्टर जनता को भी होगा, कार्यकर्ताओं को भी होगा। अदरवाइज अगर केजरीवाल का बस चलेगा तो ये अपने 15-20 जो मित्र मंडली है उन्हीं में से ही किसी ना किसी को चिपकाने की कोशिश करेगा और उससे पार्टी में भी अराजकता फैलेगी, वहां पे भी विद्वेष होगा और जिन लोगों को ये लेके आएंगे सत्ता में उनको भी देखना पड़ेगा कि उन पे तो केसेस नहीं चल रहे, नहीं तो पता लगा कि आपने नया मंत्री बना दिया और 2 महीने बाद वो भी जेल में चला गया। तो ये कहीं जिसे कहते हैं ना म्यूजिकल चेयर बन के ना रह जाए। तो कई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जितने मंत्री अभी बाहर हैं उन पे भी एलिगेशन है, चाहे वो गहलोत साहब हो जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, डीटीसी की बसों में उन पे भी इश्यूज उठ रहे हैं। सुकेश ने भी अपनी चिट्ठी में कहा है कि गहलोत के फार्म हाउस पे मैंने पैसे डिलीवर किए थे। तो अभी मुद्दे कई हैं, कोई भी इस हमाम में साफ दिख नहीं रहा है। जी सर। और ये जो 2 दिन हैं 31 अक्टूबर जो अभी खत्म होने वाला और 1 नवंबर जो पूरा दिन इनके पास है, रात भी इनके पास है, इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। वकीलों से भी सलाह हो रही होगी, अगर गिरफ्तार होते हैं तो तब कैसे मीटिंग्स होंगी, कौन नेता चुना जाएगा, कैसे ये रिज़ाइन करेंगे, आगे पार्टी को कौन देखेगा। इसके अलावा जितना मैं और आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल को, इन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश भी अभी तक रिकॉर्ड कर लिया होगा वीडियो के रूप में, स्टेटमेंट वगैरह भी तैयार कर रहे होंगे कि गिरफ्तारी के बाद जो है वो राष्ट्र के नाम संदेश एक वीडियो सभी समाचार पत्रों को और टेलीविज़न चैनलों को जारी कर दिया जाए कि साहब उन्होंने गिरफ्तारी से पहले क्या-क्या कहा है, किस-किस को ब्लेम किया है। ज़ाहिर है मोदी जी निशाने पर होंगे क्योंकि पॉलिटिक्स तो करनी ही है इनको और जो इनके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के और वो भी शराब की दलाली या घोटाले में। ये तो और भी बुरा है कि शराब के नाम से कोई घोटाला जुड़ जाए किसी के साथ में, उसके दामन के साथ चिपक जाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो 2 दिन हैं, 31 का और 1 नवंबर का। देखिए सर, चुनौती तो उसी समय शुरू हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि बेल डिनाइड। इनके ऊपर उसी समय वज्रपात हो गया था, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बेल दे देता तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी मुश्किलें हो जाती कि हमारे एविडेंस को कोर्ट नहीं मान रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन लंबा चलता और उनको खंगालना पड़ता और तब तक इलेक्शन ये वो सब तमाशे होते रहते। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के एविडेंसेस का संज्ञान लेते हुए बेल डिनाई की है तो इनके लिए वज्रपात हो गया, क्योंकि अब इनके वकील ये नहीं कह सकते कि साहब इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए थे इसलिए मोदी ने अंदर ठूस दिया। क्योंकि कोर्ट में तो आज तक मैंने इनकी एक एक स्टेटमेंट पढ़ा है इनके वकीलों का, इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि साहब मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए थे इसलिए उसको जेल में डाला। ये तो केजरीवाल की दिमागी उपज है, जनता को मूर्ख बनाना, पुराना काम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि ये अभी पूरा ड्रामा प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि देखो कोशिश तो ये पूरा करेंगे पब्लिक सिंपैथी का, क्योंकि पॉलिटिशियन का एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक अटैचमेंट या पब्लिक सिंपैथी से। अब इनको पता है कि इनकी किसी भी मंत्री की इमेज अब सही नहीं रही, कोर्टों ने मना कर दिया। अब सबसे बड़ा जो इनका ट्रम्प कार्ड था सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत उम्मीदें थी। अगर आज अब अतीशी का स्टेटमेंट देखें तो वो तो और भी विचित्र है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते, वो भी एरर वाला जजमेंट है, हम देख रहे हैं कि इसका कोई मतलब लीगल ऑप्शन क्या है। तो हो सकता है ये यूएन चले जाएं, हो सकता है ये कहीं और किसी संस्था में चले जाएं, हो सकता है कहीं शरिया कोर्ट में चले जाएं। अब पता नहीं ना इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाफिज तो सईद के पास चले जाएँ, बहुत हो सारे ऑप्शन सकता है हैं। वहाँ जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं सर, इनके इनके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल।
तो कहने का मतलब ये है सर कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉम्पिटेंसी पे भी सवाल है, जबकि 41 पेज का पूरा स्पीकिंग ऑर्डर है, जो जजमेंट है। और मैंने इस पूरे जजमेंट के 41 पेज पढ़े हैं, अंडरलाइन किए हैं, मेरी टेबल पे पड़ा है, क्योंकि आपको पता है मैं पूरा होमवर्क डिटेल में करता हूं जब भी करता हूं। तो इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए क्या बोलना है। तो एक स्थिति तो ये हो गई। अब ये होगा 2 तारीख को, आप देखिएगा, ये 11-12 बजे इनको जब भी पहुंचना होगा पूरा तमाशा होगा। अभी केजरीवाल के यहाँ पे पूरी मित्र मंडली इकट्ठी होगी, फिर ये कहेंगे यार एक बड़ा जलसा करो, जैसे कि ये शहीद होने जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। तो फिर केजरीवाल के घर के सामने जमावड़ा इकट्ठा होगा, कुछ लोग वहां नाटकबाजी करेंगे, रोएंगे धोएंगे, देखिए मोदी ये मोदी वो, तो पूरा तमाशा होगा, हाय हाय मोदी वगैरह वगैरह नाटक करेंगे। फिर ये जाएंगे राजघाट, महात्मा गांधी से कहेंगे देखिए हमारी दारू पॉलिसी के चक्कर में हमको जेल में डाला जा रहा है। वो महात्मा गांधी को समझाएंगे कि दारू पॉलिसी कितनी अच्छी थी। आप चुप क्यों हैं, मोदी जी को क्यों नहीं समझाते? हाँ, तो देखिए हम तो आप ही के कदमों पे चल रहे थे, हम तो आप ही के अनुयायी हैं, हम भी दारू पिला रहे थे, आपने भी कहा था दारू अच्छी चीज है, तो वो बात अलग है। अब ये सब तमाशे होंगे और फिर ये जुलूस और रैली के रूप में ये निकलेंगे। अल्टीमेटली इनको ये पता है कि ये सब नाटकबाजी, दिल्ली पुलिस को भी पता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी पता है, हर आदमी को पता है कि ये ड्रामा होगा। और जब ड्रामा होगा तो फिर एक उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, फिर जो आपने कहा कि वीडियो भी होगा, फिर अरेस्ट होने के बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट भी जारी होगा, वो एडवांस में लिख के दिया गया होगा। ये पूरा तमाशा होगा। फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट, साइंड डॉक्यूमेंट एज ए प्रेस रिलीज भी शायद निकलेगा। तो ये सब खेल करेंगे, ये पुरानी कहानी है, ये स्क्रिप्ट इनकी बनी हुई है, लिखी हुई है। अब ये ड्राफ्टिंग चल रही होगी कि कौन कितनी अच्छी अंग्रेजी हिंदी लिख सकता है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, देशभक्ति की बात की जाएगी, ईमानदारी के कसीदे पढ़े जाएंगे। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट वो सुनने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट उनकी ईमानदारी पे क्वेश्चन उठा रहा है, लोअर कोर्ट उठा रहा है। तो ये तो सर अब आने वाले जो 1 हफ्ता है, खासकर अगले 2-3 दिन, ये तो दिल्ली में नाटक मंडली का प्रोग्राम होगा, आप और हम देखेंगे। और जैसे संजय राउत, जैसे मनीष सिसोदिया, जैसे संजय सिंह घर से निकलने से पहले अपने माता-पिता के पैर छू रहे थे, कुछ वैसा ही अरविंद केजरीवाल के भी हमें दृश्य देखने को मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि केजरीवाल साहब को डर ये है कि वो शीश महल के अंदर कोई नहीं घुसना चाहिए। देखिए इनकी मजबूरी क्या है सर। ये अपने अगर माता-पिता की चरण से वंदना करते हुए दिख गए, तो इसका मतलब कैमरेमैन को सबसे पहले तो शीश महल में घुसना होगा। तो लोग इनके ऊपर से ज्यादा वो खींच रहे होंगे शीश महल के पर्दे, कांच, टॉयलेट, बाथरूम, उनके फोटो। वो पहला मौका होगा कि शीश महल एक्सपोज कैसे किया जाए। तो अब धर्म संकट ये है कि अगर मैं अपने वैल्यू सिस्टम और कल्चर की नुमाइश करना चाहता हूं, तो मुझे या तो माता पिता को सड़क पे गेट तक लाना पड़ेगा, और फिर मैं पब्लिकली गेट पे पैर छूऊंगा ताकि शीश महल में लोग ना घुसे। और अगर मैं घर के अंदर तमाशा करता हूं, तो भैया जितने पत्रकार आएंगे उन सब की निगाह तो शीश महल के पर्दों पे होगी। आई कैन बेट ऑन दिस। किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा कि केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, वो सब शीश महल की वीडियोग्राफी कर रहे होंगे, और उस समय केजरीवाल ये बोल नहीं सकते कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि माता पिता को ये कहेंगे आप मुझे गेट तक छोड़िए, और ये गेट पे ही चरण वंदना करेंगे, और फिर जुलूस के माध्यम से ये निकलेंगे। अब उस दिन देखेंगे कि मेरा असेसमेंट सही है या गलत। या तो ये शीश महल एक्सपोज करेंगे या माँ बाप को सड़क पे लाएंगे। अब देखना ये कि क्या होने वाला। अंतिम प्रश्न, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो कुछ आप ये कर्मकांड कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ये भुगतना पड़ेगा? या बहुत चतुर सुजान बने हुए थे, श्याणे बने हुए थे कि मेरे पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, मेरे तो कहीं साइन है नहीं, फंसेंगे तो वो, सूली पर चढ़ेंगे तो वो, मुझे खरोंच नहीं आएगी। मेरे विचार से इतने मूर्ख तो ये नहीं रहे होंगे। कहीं न कहीं दिमाग में ये बात तो आती होगी कि जवाबदेही और ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं मेरी भी फिक्स तो होनी है। सर इसमें 2 स्थितियां हैं।
इस बार ईडी ने इनको बुलाया, सीबीआई ने नहीं बुलाया। और ईडी तब बुलाती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। तो इनको चाहिए सीएम रहें या ना रहें, इनको करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इनको बुलाया जा रहा है कि भैया 338 करोड़ रुपए में से कितने पैसे मिले और कहां गए ये बता दो बस। ईडी बहुत क्लियर है, वो ये जानना चाह रही है कि आप मनी ट्रेल बता दो, पैसा किधर गया। पूरा फोकस इस समय सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है मनी ट्रेल को लेके। बाकी प्रूफ तो आ ही गए ना सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो 11 के 11 एविडेंस मान लिए कि पॉलिसी में घपला हुआ, तो वो तो करप्शन का मुद्दा फिक्स हो गया, वो तो स्टेब्लिश हो गया। अब उसको दोबारा तो और कागज जोड़ जोड़ के उस फाइल को मजबूत करने का काम अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 50 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई है कि 338 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो कोर ऑफ केस है करप्शन का, वो तो स्टेब्लिश हो गया। उसको अब तथ्यों के हिसाब से, ताकि उसमें गैप्स ना रह जाए, ये काम सीबीआई और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करती रहेंगी। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है पैसा किधर गया, किसने किसको कितना दिया, कहां कहां किस किस को कितना बांटा गया, उसका क्या इस्तेमाल हुआ, वो हिसाब किताब अब इनको ढूंढना है। इसीलिए, और मैं इतना भी बता दूं सर, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि ये बैलेंस शीट ऑलरेडी ईडी और सीबीआई ने मिलकर तैयार कर ली होगी कि कितना पैसा किसने किसको कहां दिया, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ, किसने किसको किया, कितना प्रिंटर को दिया, कितना गाड़ियों में दिया, कितना हवाई जहाज में दिया, कितना 5 स्टार होटल में खर्चा। ये सब हिसाब किताब ईडी ने और सीबीआई ने मिलकर बैलेंस शीट बना ली होगी। अब तो सिर्फ केजरीवाल साहब को बुला के एक फॉर्मेलिटी करनी है कि भाई साहब बताओ पैसा किधर गया। तो केजरीवाल साहब के पास दो ही ऑप्शन है कि मेरे को नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता मतलब आप पार्टी के कर्ता धर्ता थे, आप इलेक्शन रैलियों में जा रहे थे, हवाई जहाज में घूम रहे थे, 5 स्टार में रह रहे थे, आपके बिल कौन दे रहा था? क्योंकि जिस आदमी ने पेमेंट की होगी, सर ये जो मैं आपको बता रहा हूं 600 जो विटनेसेस हैं, ये कौन कौन लोग होंगे? कोई टैक्सी वाला होगा, किसी ने उनके दारू का बिल का खर्चा उठाया होगा, क्योंकि जिस 5 स्टार होटल में गोवा में ये लोग ठहरे थे, उसी होटल में मैं भी ठहरा हुआ था। मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, ये लोग अपनी रैली के लिए गए थे। और वहां पे जो वेटर्स थे, जो वहां का स्टाफ था, वो इनसे इतना दुखी था कि इतने बदतमीज लोग हैं कि इनको स्टाफ से बात करनी भी नहीं आती, क्योंकि उस समय तो बहुत हवा में थे। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत लोग वहां मिले होंगे कि भाई किसने पेमेंट करी, तो उससे पूछा होगा कि भाई साहब आपने इनकी होटल्स की पेमेंट क्यों करी, आपका क्या लेना देना है? वो कहेगा जी मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैंने करी। थोड़ा सा उसको हड़काया होगा तो उसने कहा हाँ जी मैंने करी थी मेरे अकाउंट से, लेकिन पैसा वहीं से आया था। तो उसको भाई आपको किसने दिया, तो वो चेन से चेन निकल जाएगी, ट्रेसेबिलिटी हो गई होगी सर। अब तो सिर्फ केजरीवाल साहब को बुला के ये पूछना है कि भाई साहब ये इसके बारे में सवाल का जवाब दे दो। अब केजरीवाल साहब बोलेंगे हाँ, मतलब आप घपले में शामिल हो, ना इसका मतलब अब हम आपके सामने प्रूफ रख रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि आपने नहीं किया, तो ये क्या है? या ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपने इनको बुला के पेमेंट दिया था। अब आप बोल दीजिए कि ये सब झूठे हैं, एक्सेप्ट मी, मैं ही कट्टर ईमानदार हूं। तो ये सब चीजें अब निकलेंगी और केजरीवाल साहब को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की इन्वेस्टिगेशन डिटेलिंग, आफ्टर ऑल 56,000 पेजों में क्या होगा सर? अब बताइए 56,000 पेजों में क्या होगा? ऑन एन एवरेज 560 लोग 56,000 पेज, इसका मतलब हर आदमी के खाते में ऑन एन एवरेज 100 पेज लिखे गए हैं ना। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या लिख रही होंगी? यही तो बयान लिख रही होंगी, यही तो एविडेंस कलेक्ट कर रही होंगी। तो मुश्किल है, और इसीलिए क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को 6 से 8 महीने में केस खत्म करना है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया है, तो हौसला तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी बढ़ गया। वो तो आखिरी मुझे लगता है इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख समझ में आ जाए, फिर हम अगला कदम उठाएंगे। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया कि भाई हम बेल डिनाई करते हैं
इसका मतलब एविडेंस वैलिड हो गए, और जब एविडेंस वैलिड हो गए तो क्रैकडाउन शुरू करो। इसीलिए पहला चाय का निमंत्रण केजरीवाल साहब को भेज दिया। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और शायद नरेंद्र मोदी का जो ये अंदाज है, ये जो संकल्प है, और उन्होंने तो लाल किला से भी कहा, विज्ञान भवन में भी कहा, पार्लियामेंट के भीतर भी खड़े होकर के कहा कि 3 चीजों को इस देश से समाप्त करने का हर एक को संकल्प लेना पड़ेगा। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 वंशवाद, नंबर 3 तुष्टीकरण की राजनीति। और शायद ममता बनर्जी से लेकर के उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल से लेकर के लालू का पूरा कुनबा, कांग्रेस से लेकर के तमाम दूसरे दलों के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं और जिनके खिलाफ जांच पड़ताल चल रही है, वो घड़ी की चौथाई में प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को इसीलिए हटाना चाहते हैं कि ये रहेंगे तो हमें चैन से जीने नहीं देंगे और सोने भी नहीं देंगे, खाने भी नहीं देंगे, पीने भी नहीं देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी, जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।